भोगांव विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में से एक मैनपुरी जिले की भोगांव विधानसभा सीट, जहां से मौजूदा विधायक हैं राम नरेश अग्निहोत्री। और एक सवाल है कि क्या 2027 में फिर एक बार राम नरेश अग्निहोत्री यहां से विधायक बनेंगे? बीजेपी से आते हैं तो क्या बीजेपी इस बार फिर इनको टिकट देगी, इनके ऊपर भरोसा जताएगी और फिर एक बार बीजेपी की सत्ता काबिज होगी मैनपुरी जिले की इसी विधानसभा सीट यानी कि भोगांव पर? तो नमस्कार, देख रहे हैं आप अनादि टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं और वहां पर मौजूद विधायकों को लेकर लगातार अनादि टीवी जो सर्वेक्षण कर रहा है, डिजिटल सर्वे, जिसमें हम जनता का सर्वेक्षण आपका विधायक कैसा, लगातार हम आपसे जानकारी ले रहे हैं, राय ले रहे हैं और पूरा विस्तार से बात कर रहे हैं। एपिसोड नंबर 12 है और आज हम बात करेंगे मैनपुरी की भोगांव विधानसभा सीट की। मौजूदा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, 2027 का सवाल है कि भोगांव में बीजेपी की हैट्रिक या सपा की वापसी होने वाली है। क्या इस बार भोगांव में राम नरेश अग्निहोत्री के लिए उनकी ये सीट, उनकी ये विधायकी कमजोर तो नहीं होने वाली है? एक बड़ी चुनौती तो नहीं खड़ी है? आंकड़े क्या कह रहे हैं, सब पर बात करेंगे विस्तार से। आगे बढ़ते हुए 2027 में क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है? मैनपुरी समाजवादी पार्टी का गढ़ है, हमें ये नहीं भूलना है, लेकिन क्या होगा उस पर बात करते हैं। मैनपुरी गढ़ क्यों है? क्योंकि डिंपल यादव जो अखिलेश यादव की पत्नी है वो वहां से खुद सांसद हैं। बात करें भोगांव विधानसभा सीट का परिचय एक बार देख लीजिए। 108 नंबर सीट है, मैनपुरी जिला है, मतदाता तकरीबन 3.5 लाख के आसपास हैं। ग्रामीण और कृषि प्रधान सीट इसे माना जाता है। यहाँ पर मुख्य निर्णायक भूमिका में कौन है? लोधी, शाक्य, यादव और ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो यहाँ पर मुख्य निर्णायक भूमिका अदा करता है। अब आगे बात करेंगे कि 2027 को लेकर राम नरेश अग्निहोत्री किस तरीके से अपने आप को ये माने कि जीत वो दर्ज कर पाएंगे, या बीजेपी किस तरीके से मानकर चलेगी, उसके लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है। या समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना बड़ा खेल कर सकती है पीडीए फॉर्मूले के जरिए। खैर, पिछले चुनावों का ट्रेंड देख लीजिए क्या रहा है। 2012 में समाजवादी पार्टी यहाँ से जीती, 17 में बीजेपी को जीत मिली, यानी कि राम नरेश अग्निहोत्री ही तब भी यहाँ पे टिकट पाए थे और राम नरेश अग्निहोत्री यहाँ से जीतते हैं। 2022 में बीजेपी फिर जीतती है, राम नरेश अग्निहोत्री यहाँ से विधायक बन जाते हैं। 97,208 यानी कि 97,208 वोटों से ये जीते। 4,767 वोटों का मार्जिन उन्होंने दिया। कहने का मतलब ये है कि बहुत कम नहीं तो बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत सीमित मार्जिन से जीते हैं। यानी कि बीजेपी के लिए ये सीट कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण या कह दीजिए एक एडवेंचरस जरूर है, दिलचस्प जरूर है ये सीट, क्योंकि पिछले 10 साल से बीजेपी यहाँ पर सत्ता काबिज जरूर किए है, लेकिन भूलना ये नहीं है कि समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ है मैनपुरी। वहीं समाजवादी पार्टी के जो दावेदार थे वो 92,441 वोट यहाँ पर पाए थे। आगे बात करेंगे मौजूदा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री की। बात करें, 2 बार के विधायक, पूर्व आबकारी मंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में मुख्य सचेतक है बीजेपी के। इनके साथ ये बड़े कुछ नाम या दायित्व जो है वो लगे हुए हैं। बीजेपी का बड़ा ब्राह्मण चेहरा है, संगठन में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इनको एक मजबूती देती हैं, चुनाव कैंपेन के दौरान इनके लिए एक मजबूत सपोर्टर के तौर पर खड़ी रहेंगी। विकास और संगठन दोनों को लेकर इनका चेहरा माना जाता है, लेकिन अब यही विकास और संगठन की मजबूती को लेकर जो इनका चेहरा है ये कितना काम करेगा 27 में, ये देखने वाला वक्त बताएगा। आगे जाति समीकरण पर बात कर लेते हैं। जाति समीकरण की बात करें तो लोधी यहाँ पर 20% के आसपास हैं, शाक्य, यादव, दलित, ठाकुर, ब्राह्मण, मुस्लिम और किंग मेकर की अगर हम बात करेंगे तो लोधी और शाक्य वोट बैंक यहाँ पर। क्यों? क्योंकि लोधी 20% है और यादव यहाँ पर 10 और शाक्य भी 10%। इनफैक्ट दलित भी यहाँ पर 10% आपको नजर आता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोधी और शाक्य खास तौर पर जो है वो यहाँ पर वोटर्स जो हैं वो किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। यादव वोट जाहिर तौर पर मैनपुरी, मैंने पहले ही बताया कि समाजवादी पार्टी का पुराना गढ़ है, यादवों का पुराना गढ़ है। ऐसे में वो तो पहले से ही कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होगा ही, लेकिन जातीय समीकरण क्या कहता है वो कुछ हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते, भोगांव के लिए असली लड़ाई किसकी है? भोगांव में असली लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। तीसरा बीएसपी या कांग्रेस, ये सब तो बिल्कुल साइड में है। सीधी टक्कर जो है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है, क्योंकि आप मार्जिन भी देख रहे हैं लगभग 4400 के आसपास का मार्जिन, कोई बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है। जो सवाल है कि बीजेपी का समीकरण और ब्राह्मण, ठाकुर, लोधी
ये बीजेपी की तरफ से काम करेगा, यानी कि बीजेपी का समीकरण ब्राह्मण ठाकुर और लोधी का है। वहीं समाजवादी पार्टी के पास जो समीकरण है वो यादव, मुस्लिम, शाक्य और पीडीए फॉर्मूला। पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इसमें मुस्लिम भी आ जाएंगे। दलित वोटर्स जो है 10% यहाँ पर वो भी लगभग समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होंगे। स्प्लिट होगा तो कुछ बीएसपी के खाते में चला जाएगा। तो ये एक यहाँ का हिस्सा रहने वाला है। अब सवाल है कि क्या राम नरेश अग्निहोत्री तीसरी बार यहाँ से विधायक बन पाएंगे? क्या राम नरेश अग्निहोत्री के लिए ये सिलसिला जारी रहेगा विधायक बनने का? ये कहानी बदलेगी या तस्वीर कुछ और होने वाली? क्योंकि सामने समाजवादी पार्टी खड़ी है और समाजवादी पार्टी का सबसे बड़ा हथियार जो है वो है पीडीए फॉर्मूला, और आप देख रहे हैं कि मार्जिन जो था वो बहुत कम था। खैर, सपा के लिए बड़ी उम्मीदें क्या है ये देख लीजिए एक बारी। आलोक कुमार शाक्य। आलोक कुमार शाक्य कौन है? आलोक कुमार शाक्य वही चेहरा है जो 2022 में राम नरेश अग्निहोत्री को सीधी टक्कर दिए थे। समाजवादी पार्टी के दावेदार थे विधायक पद के, हालांकि हार गए, लेकिन जिस तरीके से 92,000 के करीब में इनको वोट शेयर मिला है और ये 4,4400 लगभग वोट शेयर के मार्जिन से जीते हैं, बहुत कम मार्जिन है। ऐसे में ये वो आलोक शाक्य जी हैं जो शाक्य समाज से आते हैं, और जैसा कि मैंने आपको पहले यहाँ पर जिक्र करते बताया कि यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका शाक्य निभाते हैं। किंग मेकर की भूमिका यहाँ पर शाक्य निभाते हैं, ब्राह्मण निभाते हैं। ये देखिए, अगर हम आपको फिर एक बार दिखाएं तो बीजेपी के कई समीकरण हैं, लेकिन जाति समीकरणों के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो किंग मेकर की सारी स्थिति जो है वो साफ हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि लोधी और शाक्य यहाँ पर किंग मेकर्स की पूरी भूमिका को निभाते हैं। तो इस कहीं ना कहीं राम नरेश अग्निहोत्री के लिए ये सीट सेफ जरूर मानी जा सकती है, लेकिन चुनौतीपूर्ण भी है। बीजेपी के लिए चुनौतीपूर्ण भी है कि क्या तीसरी बार बीजेपी यहां से अपने आप को फिर एक बार मैदान में विधायक के तौर पे राम नरेश अग्निहोत्री को देखेगी, या इनको टिकट मिलेगा तो क्या ये जीतेंगे? ये तमाम चीजें जरूर है। खैर, आगे बढ़ते हुए आलोक शाक्य क्यों बन रहे हैं चुनौती, इसको समझ लीजिए। क्योंकि शाक्य वोट बैंक वहां पर है, बड़ा प्रतिशत है, 10% के आसपास शाक्य वोट बैंक है। पीडीए का समीकरण अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के पाले में जाता दिखता है। वहीं डिंपल अखिलेश का फैक्टर है, भाई डिंपल यादव वहां से सांसद हैं और डिंपल यादव हैं, अखिलेश यादव लगातार करेक्शन में रहते हैं मैनपुरी के। 24 का मनोबल है, 2024 में जिस तरीके का माहौल रहा, डिंपल यादव वहां बनी समाजवादी पार्टी की सीट है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी का भी फायदा इनको मिल सकता है, यानी कि आलोक शाक्य को। लेकिन राम नरेश अग्निहोत्री के पक्ष में क्या है? अन्य जो गैर यादव ओबीसी है और जो वर्ग है, ब्राह्मण है, सवर्ण है, वो इनके साथ आएंगे कहीं ना कहीं। मुख्य सचेतक बीजेपी के हैं, बड़ा नाम है, मंत्री भी रहे हैं, ये तमाम चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे में माना जा सकता है, हालांकि सोशल मीडिया पर लगातार जो सर्वे चल रहे हैं, अनादि टीवी भी जो लगातार सर्वे कर रहा है, डिजिटल सर्वे, उसमें लोगों की क्या राय है वो भी आपको बता देते हैं। लोगों का साफ तौर पे मानना है, कई लोग इनके पक्ष में हैं तो कई लोग नापक्ष में भी। कुछ लोग आलोक शाक्य को फिर एक बार चाहते हैं कि वो आए, लेकिन कुछ लोग राम नरेश अग्निहोत्री के पक्ष में भी नजर आए। खैर, बड़े मुद्दे क्या हैं ग्राउंड पर वो देख लीजिए। किसानी, सिंचाई, रोजगार, युवाओं का पलायन, स्थानीय विकास, ये तमाम वो बड़े मुद्दे हैं जो जाति के साथ साथ 2027 में भोगांव विधानसभा सीट पर चर्चा का केंद्र जरूर बनेंगे और नतीजों का भी केंद्र बनेंगे। आगे बात करेंगे एनडीए वर्सेस समाजवादी पार्टी की। बीजेपी के पास क्या है? संगठन है, मोदी योगी का फैक्टर है, अग्निहोत्री का अनुभव है, यानी कि कहीं ना कहीं मोदी योगी का फैक्टर यहाँ पर काम करेगा। मोदी योगी की लहर काम करेगी। आप 2017 में देख लीजिए योगी मोदी की लहर काम करी, 2022 में देख लीजिए योगी मोदी की लहर काम करी। कहीं ना कहीं 22 में बड़े कम वोटों से जीते, लेकिन 17 में भी ये वहां से जीत चुके हैं, भोगांव में ये विधायक बने, तो मोदी योगी की लहर वहां पर काम करी थी। 22 में जीते। समाजवादी पार्टी के पास पीडीए है, मैनपुरी जैसा गढ़ है, यादवों का गढ़ है, समाजवादी पार्टी के समर्थकों का बड़ा गढ़ है। 2024 की लहर है, डिंपल यादव की लहर है, कहीं ना कहीं माना जा सकता है। तो ऐसे में दो फैक्टर यहाँ पर काम करते हैं एनडीए वर्सेस समाजवादी पार्टी में। जीत की संभावनाएं फिलहाल क्या है इसको हम आपको बता देते हैं। जो डिजिटल सर्वे चल रहे हैं उनमें एक अनुमानित आंकड़ा जो है वो निकल करके आया है, वो देख लीजिए। अभी माना जा सकता है कि बीजेपी लगभग 48 से 52% के आसपास की स्टेट को होल्ड कर रही है, यानी कि इतने प्रतिशत चांसेस हैं कि बीजेपी यहां से जीत दर्ज कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी के लिए 44 से 48%, क्योंकि 44 से 48% इसलिए भी क्योंकि बहुत पीछे नहीं है, या बीजेपी के लिए अगर कहा जाए तो बीजेपी बहुत आगे नहीं है, और दोनों के लिए चुनौती जरूर है। समाजवादी पार्टी के लिए ये चुनौती है कि पिछली बार मात्र 4000 वोटों से हार गए, 4400 वोटों से हार गए, तो वो कोशिश करेंगे कि कैसे भले 1000 वोट से हराया जाए, लेकिन बीजेपी को हराना है। उनका टारगेट ये रहेगा, बीजेपी का ये रहेगा कि किस तरीके से 4400 का वो शेयर हमें शेयर मिला, मार्जिन मिला, उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे
जो तमाम फार्मूले अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी लगाएगी उन फार्मूलों को निराधार साबित किया जाए जिससे वो जीत दर्ज कर सके। तो ये तमाम चीज़ें फिलहाल यहाँ पर नजर आती हैं। अन्य में बीएसपी या अन्य जो हैं 5 से 8% के आसपास सिमट कर रह जाने वाले हैं। बाकी 5 से 8% इसलिए भी क्योंकि जो दलित वोटर है वो पीडीए के चलते समाजवादी पार्टी में जाएगा, जो स्प्लिट होगा वो बीएसपी में चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर 5 से 8% हम वहाँ पर अनुमानित मान सकते हैं। हालांकि टॉसअप है, लेकिन बीजेपी के लिए बेहद कड़ी चुनौती इस सीट पर नजर आ रही है क्योंकि मार्जिन जो है पिछली बार रहा है कम रहा है। आगे क्या होगा दिलचस्प होगा देखना। चुनौती इसलिए बढ़ रही है क्योंकि 22 में जीत का अंतर आप फिर एक बार देखिए 47,067 वोट, 2017 में जीत 20,297 वोट, यानी कि मतलब साफ है कि तेजी से मार्जिन घटा है। पहले जो मार्जिन था अब जो मार्जिन है दोनों में बड़ा फर्क है। इसलिए राम नरेश अग्निहोत्री को लेकर इस सवाल जरूर है कि इस बार इनके लिए बड़ी चुनौती होगी अपनी सीट को बचा पाना। खैर लोग क्या कहते हैं, कुछ कमेंट्स इनके समर्थन में जो आए हैं उनकी राय है, उनकी बात आपको दिखा देते हैं क्या लोग कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि विधायक जी जो है वो समस्याओं को प्रतिदिन सुनते हैं, समस्याओं का निस्तारण करते हैं, शिकायतों का निस्तारण करते हैं, सबका विकास हो ये विधायक जी का निरंतर प्रयास रहता है। कुछ लोगों ने कहा कि देखना चाहते भी हैं और लगातार हम चाहते हैं कि ये विधायक यहाँ के बने रहें। हमने सवाल किया था कि आप भाई कितने नंबर देते हैं अपने विधायक को लेकर, क्या सोचते हैं, तो लोगों की ये राय आई है अब की बार लोधी विधायक चाहिए। अब देखिए यहाँ पर जातिगत समीकरण जब हम बात कर रहे हैं तो लोधी, शाक्य और तमाम चीजें यहाँ पर लगातार चल रही हैं, तो ये लोधी शाक्य अब आ गया है कि लोधी विधायक चाहिए। कुछ कमेंट्स आए कि हमें आलोक शाक्य चाहिए, जो आलोक शाक्य की अभी हम जिक्र कर रहे थे, कुछ लोग कहे कि हम उनको चाहते हैं। तो यहाँ पर राम नरेश अग्निहोत्री जी को भी लेकर लोग आगे चर्चा कर रहे हैं कि राम नरेश अग्निहोत्री जो हैं वो यहाँ से विधायक होने चाहिए और उन्हीं का विधायक होना इस क्षेत्र के लिए अच्छा होगा। अब आने वाले समय में क्या होगा ये तो दिलचस्प होगा देखना, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि भोगांव विधानसभा सीट, मैनपुरी की सीट पर चर्चाएं काफ़ी सारी हैं। विधायक जनता की कृपा से बनते हैं और वर्तमान विधायक को जनता का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है। शाक्य समाज विधायक होना चाहिए। देखिए यहाँ पर शाक्य समाज का जिक्र लोग कर रहे हैं, यानी कि कई तरह की बातें हैं। तो फिलहाल कुल मिलाकर मैनपुरी जिले की भोगांव विधानसभा सीट और यहाँ से मौजूदा विधायक राम नरेश अग्निहोत्री अपनी सीट 2027 में बचा पाएंगे। अभी के समीकरण क्या कहते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। सीट की प्रोफाइल क्या है, एमएलए की प्रोफाइल क्या है, विपक्ष की प्रोफाइल क्या है, 27 में हो क्या सकता है, उस पर हमने विस्तार से बात की है। आपसे आग्रह करेंगे कि आप हमें अभी भी अपनी राय दीजिए कि वर्तमान विधायक राम नरेश अग्निहोत्री को लेकर आपकी क्या राय है। क्या 27 में शाक्य यानी कि आलोक शाक्य जो है वो खेल कर पाएंगे, पीडीए फार्मूला, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, तमाम चीजें जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वो यहाँ पर काम कर पाएंगी, या फिर बीजेपी यहाँ पर फिर एक बार तीसरी बार अपना विधायक स्थापित करेगी। आपको क्या लगता है, मैं अपनी राय दीजिएगा। लगातार अनादि टीवी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर एक एक करके विस्तार से बातचीत कर रहा है, वहां पर मौजूद वर्तमान विधायकों का रिपोर्ट कार्ड खंगाल रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है और आपको बता भी रहा है कि आखिरकार कौन किस क्षेत्र में कितना कारगर साबित होगा और 27 में क्या होगा। हालांकि ये आंकड़े बदल भी सकते हैं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, अभी कुछ समय बाकी है विधानसभा चुनावों में, बहुत कुछ बदल भी सकता है। क्या कुछ होगा लगातार हम विश्लेषण करते रहेंगे। मुझे दीजिए अभी के लिए इजाजत, मैं था आपके साथ स्पर्श सिन्हा। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और एक बात, जिस भी विधानसभा सीट से आप देख रहे हैं वहां मौजूदा विधायक कौन है, उनका नाम और उनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि विधानसभा के ऊपर सर्वे लगातार चल रहा है अनादि टीवी का। हम अगली वीडियो में आप ही की विधानसभा की बात करेंगे। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी।